आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट 1 में देख चुके हैं कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग हुई थी और लुईस 16 किंग बना था फ्रांस का। लेकिन जब वो किंग बना तब इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही बैड थी और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस टाइप हो रहा था इस तरीके से। तो यहाँ देखते हैं आगे द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन। Louis 16 had to increase taxes for reasons you have learned in the previous section। प्रीवियस सेक्शन में हमने देख ही लिया था कि इकोनॉमिक कंडीशन खराब होने की वजह से अब जो रास्ता था वो ये था कि टैक्सेस इंक्रीज कर दिए जाएं। तो अब किस तरीके से उसने ये टैक्सेस इंक्रीज करें। फ्रांस में जो ओल्ड रिजीम था, जो कि पुराना साम्राज्य था, जो मोनार्क था, उनके पास पावर नहीं था कि वो टैक्सेस को इम्प्लीमेंट कर दें अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन। मतलब वो अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से टैक्सेस नहीं लगा सकते थे। उनको एक मीटिंग कॉल करनी पड़ती थी, एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी स्टेट जनरल की, और फिर उसके बाद वो न्यू टैक्सेस के प्रपोजल पास होते थे। जैसे हमारी संसद में भी बिल पास होते हैं और फिर प्रपोजल्स आगे इम्प्लीमेंट होते हैं। अब यहाँ स्टेट जनरल क्या है? स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें 3 स्टेट जो थे, जो हमने पढ़े पहले कि सोसाइटी जो 3 स्टेट्स में डिवाइड थी, क्लर्जी, नोबिलिटी, और जो थर्ड स्टेट था फार्मर्स का या पीजेंट्स और बिजनेसमैन का। तो वो तीनों स्टेट के लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे स्टेट जनरल में। तो ये एक पॉलिटिकल बॉडी थी, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो पॉलिटिकल बॉडी थी स्टेट जनरल, इसको बुलाने के बाद ही ये न्यू टैक्सेस का प्रपोजल पास होता था। मोनार्क क्या, रूलर के पास ये पावर तो था कि वो ही डिसाइड करता था कि मीटिंग कब बुलानी है, जो स्टेट जनरल की मीटिंग है वो कब बुलानी है। तो लास्ट टाइम पे ये मीटिंग हुई थी 1614 में। तो अब ये टाइम आ चुका था कि ये मीटिंग या ये असेंबली फिर से बुलाई जाए। तो 5 मई 1789 को लुईस 16 ने स्टेट जनरल की असेंबली को कॉल किया, और उसका जो मेन पर्पस था वो था कि न्यू टैक्सेस को जो प्रपोजल था वो पास करना था। तो इस मीटिंग के लिए जो वर्सलिस था वहाँ पे एक बहुत ही शानदार हॉल तैयार किया गया डेलीगेट्स के लिए, यानी होस्ट करने के लिए इस प्रोग्राम को। जो रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, जो सारे स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स या जो प्रतिनिधि आने वाले थे उनके लिए। जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट था, यानी कि जो नोबिलिटी और क्लर्जीमैन का जो स्टेट था, उसमें से 300 रिप्रेजेंटेटिव आए। दोनों में से 300 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे गए, who were seated in rows facing each other on 2 sides। वो एक दूसरे के आगे पीछे की तरफ मुंह करके अपोजिट साइड्स में बैठे हुए थे। While the 600 members of the third state had to stand at the back। जबकि जो 600 मेंबर्स थे जो थर्ड स्टेट के आए थे, वो उनको खड़ा होना पड़ा पीछे, यानी उनको कोई सीट नहीं मिली जो थर्ड स्टेट के 600 मेंबर्स थे। थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय मोर प्रॉस्पेरस एंड एजुकेटेड मेंबर्स। थर्ड स्टेट के भी वही लोग रिप्रेजेंटेटिव बने जो प्रॉस्पेरस थे, रिच थे, एजुकेटेड मेंबर्स थे, और जो पीसेंट थे, आर्टिसंस थे, वुमेन थे, उनको असेंबली में एंट्री नहीं मिली, उनको बाहर ही रखा गया। एंड देयर ग्रीवेंसेज एंड डिमांड्स वर लिस्टेड इन सम 40,000 लेटर्स। उनकी जो शिकायतें थी, उनकी जो डिमांड्स थी, वो 40,000 लेटर्स में लिस्ट की गई। मतलब वो अपने साथ लेके आए थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो अपने साथ लेके आए थे, जो लेटर्स थे वो थे डिमांड के और अपनी शिकायत के, यानी कि लगभग 40,000 लेटर्स की एक लिस्ट बना ली गई थी। स्टेट जनरल में जो पहले वोटिंग होती थी वो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होती थी कि हर स्टेट से एक वोट होता था। ईच स्टेट हैड 1 वोट। हर स्टेट का एक वोट होता था। तीनों स्टेट थे तो 3 वोट हो गए। लेकिन इस टाइम भी लुईस 16 जो था वो इसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना चाहता था। लेकिन जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे उन्होंने ये डिमांड रखी कि वोटिंग जो अब होगी वो असेंबली एज ए होल होगी, बाय द असेंबली एज ए होल, यानी पूरी असेंबली से वोटिंग कराई जाएगी। वेयर ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट, यानी हर मेंबर का एक वोट होगा। तो इस तरीके से हर मेंबर उसमें पार्टिसिपेट करेगा, सिर्फ ऐसा नहीं कि हर स्टेट से एक वोट आए। तो दिस वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। ये एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था कि हर मेंबर को वोट देने का राइट होगा। और ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को आगे ले जाया गया फिलोसोफर्स द्वारा, जैसे कि रूसियो की जो बुक थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें इस आइडिया को उसने आगे ले जाया।
ले गया। व्हेन द किंग रिजेक्टेड द प्रपोजल, लेकिन लुई 16 ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, जो किंग था उसने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। तो जो थर्ड स्टेट के लोग थे, जो मेंबर्स थे, वो असेंबली से वॉकआउट हो गए इन प्रोटेस्ट, उसके विरोध में वो असेंबली से बाहर चले गए। तो यहाँ भी क्वेश्चन बनता है कि थर्ड स्टेट के लोगों ने बाइकआउट क्यों कर दिया असेंबली का, या वो बाहर क्यों चले गए इसको छोड़ के। तो यहाँ इस तरीके से असेंबली से वो चले गए विरोध में प्रोटेस्ट करने के लिए। जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे वो अपने आप को मानते थे कि पूरे फ्रेंच नेशन का, पूरे राष्ट्र का प्रवक्ता की तरह, यानी कि हमारी आवाज़ पूरे राष्ट्र की आवाज़ होगी। ऑन 20 जून दे असेंबल इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट। इस पे भी क्वेश्चन बनता है। इंडोर टेनिस कोर्ट में 20 जून को वो एक बड़े से हॉल में असेंबल हुए, इकट्ठा हुए इन द ग्राउंड्स ऑफ वर्सलीज, वर्सलीज के ग्राउंड पे। उन्होंने अपने आप को एक नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया, यानी अपने आप की जो उनकी जो गैदरिंग हुई उसको नेशनल असेंबली का नाम दिया। एंड सो नॉट टू डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, और उन्होंने कसम खाई कि वो जब तक अलग नहीं होंगे, जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते फ्रांस के लिए। और उस फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन से वो क्या करेंगे, लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क, यानी जो रूलर का जो राजशाही चल रहा था, राजा का शासन, उसका जो बहुत ज़्यादा पावर था उसको लिमिट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। दे वर लीड बाय मिरेबियो एंड एबेसियस। यहाँ दो नेम फिर आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस पे भी कि मिरेबियो कौन थे और एबेसियस कौन था, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया। तो मिरेबियो जो था वो वॉज बोर्न इन नोबल फैमिली, वो एक नोबल फैमिली में पैदा हुआ था, लेकिन वॉज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विद द सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज। वो खुद तो एक अच्छी सोसाइटी से बिलोंग करते थे, नोबल फैमिली से, लेकिन जो फ्यूडल प्रिविलेज चल रहे थे, यानी जो ज़मीन के मालिक थे उनके अंडर में जो दूसरे थर्ड स्टेट के लोग काम कर रहे थे, या सोसाइटी में जो टैक्सेस वगैरह फ्यूडल सिस्टम चल रहा था, उसके खिलाफ वो सोसाइटी को इससे दूर करना चाहते थे, यानी इन सिस्टम को बंद करना चाहते थे। तो उन्होंने एक मैगजीन निकाली, एक जर्नल निकाली, एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस। उन्होंने पावरफुल स्पीचेस दिए क्राउड्स को जो कि वर्सलीज में इकट्ठा होती थी। यहाँ पे देखिए द टेनिस कोर्ट ऑथ दिखा रखी है, ये एक पेंटिंग है, और ये जो थर्ड स्टेट के लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे और इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया था, और इन्होंने कसम खाई थी कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे और मोनार्क के पावर को कंट्रोल करेंगे। एबेसियस जो ओरिजिनली एक प्रिस्ट थे, वो एक रिलीजियस मैन थे, जो चर्च में काम करते हैं, या एक पादरी थे। रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट, उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा, उसका नाम था व्हाट इज द थर्ड स्टेट, ये थर्ड स्टेट क्या है। उन्होंने इस नाम का एक पैम्फलेट लिखा जो कि बहुत ही इन्फ्लुएंशियल था, बहुत प्रभावित करने वाला था। जब नेशनल असेंबली बिजी थी वर्सलीज में अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, तो जो बाकी का फ्रांस था वो टर्मोइल पे था, यानी वहाँ भी हलचल मच रही थी, वो शांति नहीं थी, अशांति फैली हुई थी। बहुत ज़्यादा विंटर का सीजन आ चुका था, और ज़्यादा विंटर का मतलब था बेड हार्वेस्ट, फसलें सारी खराब हो गई थी, और जो प्राइस था ब्रेड का वो रोज हो गया, यानी बेड हार्वेस्ट की वजह से प्राइसेस बहुत बढ़ गई, और जो बेकर्स थे वो भी इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा रहे थे, और होर्डेड सप्लाईज यानी सप्लाईज को भी छुपके कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारी इकट्ठा कर ली थी क्योंकि मौके का फ़ायदा उठा रहे थे वो। बहुत सारे घंटों तक लोगों को लंबी लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ता था बेकरी में, और इस तरीके से भीड़ जो थी एंग्री वुमेन की, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में फिर शॉप्स के अंदर घुस गई, यानी इतनी लंबी लाइन में लगने के बाद उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा होने के बाद वो शॉप में घुस जाते थे गुस्से में। और एट द सेम टाइम उसी टाइम पे किंग ने भी ऑर्डर दे दिया था कि जो ट्रूप्स है, उसकी आर्मी है, वो पेरिस में मूव करेगी, यानी कि वो भी नज़र रखेगी। ऑन 14 जुलाई द एजिटेटेड क्राउड, जो गुस्से में जो क्राउड थी, वो उसने बेस्टिल पे अटैक कर दिया था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये हमने स्टार्टिंग में बिल्कुल देखा था। अब वो एक विलेज से दूसरे विलेज में अफवाह फैल रही है, रूमर्स फैल रहे हैं कि जो लॉर्ड्स ऑफ द मैनर हैं, यानी कि जो जमींदार हैं, ज़मीन के जो मालिक हैं, और उन्होंने अपनी एक ब्रिगेड्स को हायर किया है जो कि उनकी फसल को, क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहे हैं। तो इस सब डर के बीच जो फार्मर्स थे दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स के, उन्होंने हॉर्स और पिच फॉक्स जो थे उन सबको अपने कब्जे में लिया और अटैक कर दिया चेट्यूस पे। चेट्यूस क्या है, यहाँ पे एक कैसल है या एक रेजिडेंस है जो किंग और नोबलमैन का होता है, यानी कोई किला या फिर घर जिसमें कोई किंग या नोबलमैन रहते हैं, वहाँ पे इन्होंने अटैक कर दिया। और उन्होंने जो होर्डेड ग्रेन था, जो चोरी छुपे जमा कर रखा था ग्रेन, उसको भी लूट लिया, और जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो मैन्युअल ड्यूज के यानी टैक्सेस बाकी हैं किसके, वो सब रिकॉर्ड्स होते हैं, वो सब रिकॉर्ड्स को भी जला दिया। बहुत सारे जो नोबलमैन थे वो अपने घर से भाग गए, और बहुत सारे तो उनमें से जो नेबरिंग कंट्रीज थे, आसपास की कंट्रीज में चले गए।
अब यहाँ पे जो लुईस 16 था, जब उसने देखा कि एक रिवोल्ट हो गया, यानी उसके अधीन जितने भी लोग थे वो रिवोल्ट कर रहे हैं, तो लुईस 16 ने फाइनली नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी, पहचान दे दी और एक्सेप्ट कर लिया कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होगा और वो कॉन्स्टिट्यूशन ही अब इस नए इनके पावर को चेक करेगा, यानी एक संविधान द्वारा ही इनके पावर को चेक किया जाएगा और नेशनल असेंबली को मान्यता भी दे दी। 4 अगस्त 1789 को जो असेंबली थी वो उन्होंने फ्यूडल सिस्टम को बंद कर दिया, एक नया अपना सिद्धांत लगाया और फ्यूडल सिस्टम को बंद कर दिया, एबॉलिश कर दिया और टैक्सेस और ऑब्लिगेशंस को भी बंद कर दिया। मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स, जो क्लर्जीमैन थे जो चर्च में काम करते थे उनके भी प्रिविलेज को छीन लिया गया, एक तरीके से फोर्स किया गया कि वो सब प्रिविलेज दे दें। जो हमने स्टार्टिंग में टैक्स देखे थे, तिथेस जो चर्च लेता था वो भी अबोलिश कर दिए, बंद कर दिए गए और जो चर्च के पास ज़मीनें थी वो भी अब छीन ली गई, वो भी अपने कब्जे में ले ली गई गवर्नमेंट द्वारा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट का एसेट बढ़ गया, गवर्नमेंट को कम से कम 2 बिलियन लीवर्स का फ़ायदा हुआ, कमाई हुई। तो इस तरीके से आपने देखा कि नेशनल असेंबली जो थर्ड स्टेट के लोगों ने बनाई थी उन्होंने क्या क्या चेंजेस लाए और उसको लुईस 16 ने भी फिर मान्यता दी। लेट्स सी 2.1। उससे पहले हम यहाँ कुछ डेट्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी हैं ऊपर ही ऊपर कि लुईस 16 कब किंग बना था, फिर स्टेट जनरल कब कॉन्वोकेशन कब हुआ था, थर्ड स्टेट कब फॉर्म की थी 1789 में, एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था 1791 में और फ्रांस रिपब्लिक बना 1792 और 1793 के बीच में, और नेपोलियन का भी फिर अपन नेक्स्ट आगे देखेंगे। तो नाउ वी स्टार्ट 2.1। फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। अब फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की कैसे बना? जो नेशनल असेंबली थी उसने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था 1791 में, इसको कंप्लीट कर लिया था उसने और इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था इस कॉन्स्टिट्यूशन का? टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क, मोनार्क के पावर को कम करना, जो तानाशाही एक तरीके से राजशाही चल रही थी उसको कम करना। These power instead of being concentrated in the heads of one person were now separated। एक पावर जो था एक पर्सन के यानी एक राजा के हाथ में सिर्फ पावर होता था और जनता की तो बिल्कुल नहीं सुनी जाती थी, तो अब जो पावर है वो सेपरेट हो गया और अब वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन को असाइन किया जाएगा, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये सिस्टम आज भी फॉलो होते हैं। 3 पार्ट में पावर डिवाइड हो जाएगा। जुडिशरी में सारे जजेस वगैरह कोर्ट से रिलेटेड, एग्जीक्यूटिव में किंग और मिनिस्टर्स होते थे और लेजिस्लेचर में नेशनल असेंबली और जो वोटर्स होते थे वो, यानी एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे। वो लोग वोट करते थे, वो लोग वोट करके इलेक्टर्स को चूज करते थे, इलेक्टर्स फिर नेशनल असेंबली को चूज करते थे और इनका कंट्रोल इस किंग और मिनिस्टर पे भी होता था। कॉन्स्टिट्यूशन जब 1791 में बन गया था तो वहाँ एक पावर बना था, वहाँ एक कानून बना था नेशनल असेंबली का, वो था इनडायरेक्टली इलेक्टेड, यानी जो नेशनल असेंबली है वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं हो रही है, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रही है। कैसे हो रही है? कि जो लोग एक्टिव सिटीजन हैं, यानी जो एक्टिव सिटीजन होते थे वो ही वोट देने का राइट रखते थे, तो वोट देने का अधिकार एक्टिव सिटीजन को था। पैसिव सिटीजन जो थे वो वोट नहीं देते थे, तो एक्टिव सिटीजन वोट दे के इलेक्टर्स चुनते थे, फिर इलेक्टर्स नेशनल असेंबली को चुनते थे। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी नेशनल असेंबली। तो सिटीजन जो थे वो इलेक्टर्स के ग्रुप को वोट देते थे, फिर जो इलेक्टर्स थे वो असेंबली को चूज करते थे। तो यहाँ पे सारे सिटीजन्स को वोट देने का राइट नहीं था, सिर्फ वो मैन जो 25 ईयर्स से ऊपर थे और जो टैक्सेस देते थे, और वो टैक्स कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 3 डेज ऑफ लेबरर वेज, यानी जो लेबर का जो खर्चा था, वेज था, और 3 डेज का लगभग उतना टैक्स देना चाहिए। सिर्फ उन्हीं को एक्टिव सिटीजन में रखा गया था। तो यहाँ क्वेश्चन एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन पे भी बनते हैं। तो एक्टिव सिटीजन कौन हुए? जो 25 ईयर से अबव हुए और जो टैक्सेस देते थे वो भी लेबर्स के वेज के 3 डेज का वो लेबर्स वेज के बराबर टैक्स होना चाहिए, तो वो एक्टिव सिटीजन थे, वही वोट देने का अधिकार रखते थे। बाकी जो रिमेनिंग मैन और वुमेन थे उनको पैसिव सिटीजन में रखा गया क्योंकि उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। इलेक्टर्स या जो असेंबली के मेंबर्स बनने के लिए लोगों को हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर, यानी कि जो जितना ज़्यादा टैक्स देता था वो उतनी हाई रैंक में होता था, उसी को इलेक्टर्स या असेंबली में मेंबर बनाया जाता था। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो स्टार्ट हो गया था एक डिक्लेरेशन ऑफ राइट के साथ, यानी अधिकारों की घोषणा भी हुई मेन और सिटीजन के लिए। क्या क्या उनको अधिकार दिए गए? राइट टू लाइफ,
फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और ये सारे उनके नेचुरल और इनएलिएनेबल राइट्स थे, यानी कि कोई छीन नहीं सकता उसको, और इन सबको मिलेंगे ये। दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ, यानी बर्थ के साथ ही हर इंसान को ये राइट्स मिलेंगे और कुड नॉट बी टेकन अवे, जो नहीं लिए जाएंगे वापस। इट वाज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, ये स्टेट की ड्यूटी थी कि वो सिटीजन्स के अधिकारों की प्रोटेक्शन करे, रक्षा करे। यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ राइट के साथ बहुत सारे अधिकार भी दिए हुए हैं जो इनको मिले हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ पॉलिटिकल सिम्बल्स थे। क्यों? क्योंकि जो मेन और वुमेन थे 18th सेंचुरी के ज़्यादातर इलिटरेट थे, वो रीड और राइट नहीं कर सकते थे, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इमेजेस और सिम्बल्स यूज़ होते थे प्रिंटेड वर्ड्स की बजाय, ताकि कम्युनिकेशन इजीली हो जाए, जो इंपॉर्टेंट आइडियाज़ है वो एक दूसरे के पास पहुंच जाए बाय यूजिंग सिम्बल्स एंड पिक्चर्स। तो जो पेंटिंग थी, ले बार्बियर ने एक पेंटिंग बनाई थी बहुत सारे सिम्बल्स के साथ, बहुत सारे मैसेजेस को डिक्लेरेशन ऑफ राइट को और बहुत सारे मैसेजेस को कन्वे किया था। तो देख लेते हैं ये सिम्बल्स क्या क्या हैं। द ब्रोकन चेन, ये ब्रोकन चेन एक तरीके से स्टैंड करती है एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, यानी कि गुलामी से आज़ादी मिलना। और बंडल ऑफ रॉड्स, तो आपने स्टोरी पढ़ी होगी बचपन में कि स्ट्रेंथ यूनिटी इज पावर, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी एक रोड को तो कोई भी इजीली ब्रोकन कर सकता है, तोड़ सकता है, लेकिन पूरे बंडल को नहीं तोड़ सकते। तो इससे आइडिया था स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। एक आई थी जो ट्राइंगल के अंदर थी और उसमें से रेडियंट लाइट निकल रही थी, ये नॉलेज है, यानी ये ज्ञान का प्रकाश फैल रहा है एक तरीके से, जैसे सन रेज होती हैं वो हमारे इग्नोरेंस के अंधकार को हटा देती हैं, यानी अज्ञानता के अंधकार को हटाने के लिए ज्ञान का प्रकाश होता है। स्केप्टर था एक रॉयल पावर, शाही शक्ति पावर को दिखा रहा था। और एक स्नेक, जो स्नेक अपनी टेल को ही बाइट कर रहा है, एक रिंग बन गई है और ये इटर्निटी है, यानी ये कभी खत्म नहीं होता, ना तो इसका कोई एंड है ना कोई इसका स्टार्टिंग है, बिगिनिंग है। रेड कैप जो है, फेरिंजियल कैप है, वो स्लेव जो गुलाम लोग थे वो लगाते थे। और जो ब्लू वाइट रेड है, ये ट्राई कलर, जैसे अपना तिरंगा होता है उस तरीके से वहाँ पे नेशनल कलर थे फ्रांस के, ब्लू वाइट रेड। विंग्ड वुमेन, जो पर्सनिफिकेशन ऑफ लॉ, कानून को दिखाया गया है। और लॉ टैबलेट यहाँ पे ये दिखा रहा है कि सबके लिए लॉ समान है, कानून सबके लिए बराबर है, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। तो आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब